औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 15। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने बहुत बेसिक चीज़ें जो है वो देखी थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो फंक्शनल ग्रुप है। व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, types of functional groups, and then homologous series and their characteristics। और मैंने सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की डिटेक्शन का जो है वो एक टेस्ट जो है वो इसमें ऐड किया आज के इस लेक्चर में। तो बिला किसी ताखीर के हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप से। देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंक्शनल ग्रुप आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इसको पूछा जा सकता है। फिर इसके अंदर जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसके हवाले से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप की दो डेफिनेशन हैं। एक तो होती है इसकी एक सिंपल डेफिनेशन जो हम करते हैं कि एन एटम, या तो ये एक एटम होता है और ग्रुप ऑफ एटम, या एक से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता है जिस तरह अल्कीन है, थोड़ा बहुत तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से 10th क्लास में भी बताया जाता है ना, वो अल्कीन अल्काइन। तो अल्कीन में जो है वो आपको पता है उसकी अल्कीन की निशानी होती है कि उसमें कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो उस डबल बॉन्ड को भी हम फंक्शनल ग्रुप के तौर पे कंसिडर करते हैं। इसी तरह अल्काइन के अंदर जो है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको भी फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। अब फंक्शनल, जैसा कि नाम से नजर आ रहा है आपको, फंक्शनल यानी काम करने वाला ग्रुप। इसी से इसकी एक सेकंड डेफिनेशन निकलती है जो कि इसको ज्यादा इलाबोरेट करती है। वो होती है एक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। एक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। इसके अंदर जो है वो इसको हम मजीद थोड़ा सा अगर देखें, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच गिव्स characteristics to organic compound। तो क्या हुआ, हमारे पास दो डेफिनेशन कौन कौन सी हैं कि एक तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, उसका काम होता है कि फंक्शनल ग्रुप किसी एटम की, सॉरी किस मॉलिक्यूल की, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इंटायरली चेंज कर देता है। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पर देखा कि विच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक होता है कि एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एक्टिव पार्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि देखें, जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं तो उसकी एक साइट होती है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं, और उस एक्टिव साइट पर ही वो फंक्शनल ग्रुप होता है। कोई भी मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक in नेचर होता है वो अपने फंक्शनल ग्रुप की वजह से ही रिएक्ट करता है आगे। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो उसके उस स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप पे होता है। इसीलिए फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है एक्टिव पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या एक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। देखिए, जो कल भी मैंने आप लोगों से कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या बाकी तमाम केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें जितना कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है उतना ही इसके अंदर याद करने वाला भी काम होता है। अगर मैं आज के इस टॉपिक की बात करूं यानी फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा टॉपिक है, देखें, जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप याद नहीं होंगे ना, आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। अब अगर आपको फंक्शनल ग्रुप ही पता नहीं होगा तो आप ग्रुप उसको मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे।
उसके केमिकल रिएक्शन को नहीं कर सकेंगे। लेकिन अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, ये याद करने वाली चीज है। यानी अब आपने याद करना है कि फलां जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की क्लास है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये आपने याद करना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्चुअल और याद करने का काम दोनों आपको साथ रखने पड़ते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि जब आप कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, जब आप वो याद कर लेते हैं तो उसके बाद आपके लिए फिर उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या उस टॉपिक को समझना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। एनीवेज, हम अगर टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप के ऊपर जाएं तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, वो जिस चेन के साथ अटैच होता है उस चेन को हम लोग आर से शो करते हैं। यानी नॉर्मली हम ये देखते हैं कि आर के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। ये आर क्या है जी? आर इज अल्काइल ग्रुप। अब इसके बारे में आइडिया आप लोगों को होगा, मैं इसको मजीद आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। आर होता है बच्चे जब आप किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है CH4, इसका नाम है मीथेन। आप क्या करें, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन जाएगा CH3। अब ये बन गया अल्काइल ग्रुप, और स्पेसिफिक चूंकि हमने कर दिया, मीथेन का कर दिया, तो ये मिथाइल। इसी तरह होता है इथेन। अब इथेन में होता है C2H6। आप एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन जाता है C2H5, यानी कि इथाइल। देखिए, ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को नॉर्मली स्किप करा दी जाती हैं या आपसे कहा जाता है आप इसको खुद से स्टडी करें। तो देखें, अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो पहले तो आप इसके ऊपर अपना जो है वो कमांड अच्छी करें। बेसिक चीजों के ऊपर अगर आपको अप्रोच अच्छी होगी, अगर आपको बेसिक सारी चीजें पता होंगी, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे डीप में स्टडी कर सकेंगे। तो अगर आपको बेसिक ही नहीं पता, आप इसको याद करने बैठ जाएंगे या इसको रट्टे लगाएंगे, तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, रट्टा लगाने से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो आपको जिसका कुछ पोर्शन इसका जो है वो आपको याद करना पड़ता है, और बाकी जो इसका कंसेप्चुअल पार्ट है वो फिर आपको कंसेप्ट से ही समझ आता है, वरना आपको समझ नहीं आता। एनीवेज, हम फंक्शनल ग्रुप्स के हवाले से देखें तो हमारी बुक में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स बने हुए हैं। हमने वो मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आपने सारे नहीं याद करने। फॉर एग्जांपल, अगर 30 फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं तो आप उसमें से जो हमारे काम के हैं, जो हमारे लिए आगे चलकर इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके बारे में हमने पढ़ना है, तो वो वाले फंक्शनल ग्रुप आपको जरूर आने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज की क्लास में जितने फंक्शनल ग्रुप्स मैं यहाँ पर बनाऊंगा, ये आप लोगों को आने चाहिए। अब फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी हमारे पास कई तरह की कैटेगरीज हैं। सबसे पहले मैं वो फंक्शनल ग्रुप बनाता हूँ जो डायरेक्ट आर के साथ अटैच होते हैं, यानी आर के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज अल्कोहल। आर के साथ, देखें, आर होता है अल्काइल ग्रुप, जैसा कि मैं ऊपर बता चुका हूं। अब अगर मैं इस मिथाइल ग्रुप की बात करूं ना, तो इसमें कार्बन के 3 बॉन्ड हैं। एक चीज याद रखें, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन ने 4 से कम या 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब है आपने वो फार्मूला सही नहीं बनाया, या तो उसके ऊपर चार्जेस होंगे, वो स्टेबल नहीं होगा, या मतलब कि उसको इनकम्प्लीट होगा। तो हमेशा कार्बन के आपने 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। अगर 4 बॉन्ड पूरे नहीं है तो फिर आप देखेंगे आपने उसमें क्या चीज मिस की है। अगर मैं आर ग्रुप की बात करूं तो इसमें जो कार्बन होता है उसके अंदर एक बॉन्ड की जगह मौजूद होती है, और उसी जगह पर ही वो फंक्शनल ग्रुप आकर अटैच होता है। तो अगर मैं अल्कोहल की बात करता हूं तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। यानी जैसा कि मैंने कहा था, अल्केन था ना, आपने CH4 का यहाँ पर एक हाइड्रोजन ज्यादा था, वो हाइड्रोजन को आपने निकाल दिया, उसको अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब उसके साथ कोई चीज अटैच हो सकती थी उस कार्बन के साथ, और आपने उसके साथ क्या चीज अटैच कर दी? OH। जब OH अटैच हो जाएगा तो फिर ये बन जाएगा अल्कोहल। अब आपने याद रखना है कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। अब इसी तरह आप R के साथ ये जिस तरह OH लगाया ना, तो डिफरेंट चीजें लगाते जाएं तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक और फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास एमाइन। इसमें क्या होता है कि R के साथ आप
NH2 लगा देते हैं। अच्छा, अब देखें आपको वैसे तो हर जो फंक्शनल ग्रुप की क्लास है, इसके पहले 2-3 मेंबर्स के नाम और उनके फार्मूलाज आने चाहिए। जिस तरह अल्कोहल के अंदर अगर मैं R की जगह पर स्पेसिफिक कर दूं CH3, तो ये बन जाता है। अब इसके दो नाम हैं, मिथाइल अल्कोहल या इसको कहते हैं मेथानोल, मेथानोल या मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह अगर मैं R की जगह यहाँ पे CH3 कर देता हूं तो NH2, तो ये बन जाता है मिथाइल एमाइन। आगे चलकर आप इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, ये जहां पर हम फंक्शनल ग्रुप के हवाले से पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे। अब अल्कोहल के ऊपर आपको एक चैप्टर मिलेगा, उसके अलावा जनाब अदर फंक्शनल ग्रुप जब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन, तो उनमें पूरे पूरे चैप्टर्स मिलेंगे। तो अगर आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होगा तो आप उनके आगे फर्दर रिएक्शन और वो सारी चीजें स्टडी कर सकेंगे। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप ही पता नहीं होगा कि फलां जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फिर उसके रिएक्शंस आपके लिए समझना फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप होता है और एक क्लास बनती है, उसे हम कहते हैं ईथर्स। ईथर्स के अंदर क्या है, जिस तरह अल्कोहल में ROH होता है ना, आप H की जगह पे R लगा दें तो ये बन जाता है ईथर। देखें, जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हम लोग, मैंने आपसे कहा था ना, R के साथ अटैच करवाते जा रहे हैं। तो अभी हम वो फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं जिनमें डायरेक्टली अटैच होता है R के साथ फंक्शनल ग्रुप। उसके अलावा हमारी बुक में कुछ एक्स्ट्रा भी दिए हुए हैं, जिस तरह एक इन्होंने दिया है नाइट्रोअल्केन्स। इसमें क्या है कि R ग्रुप के साथ NO2 ग्रुप अटैच है। NO2 ग्रुप की जो केमिस्ट्री है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह फर्दर जब हमारे रिएक्शंस आएंगे तो मैकेनिज्म्स के अंदर और इन तमाम चीज़ों के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें जो नाइट्रोजन होता है इसका बड़ा ही ड्रामेटिकल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। देखिए, नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम वो 4 बना सकता है, और ऑक्सीजन जो आपको पता है वो 2 बनाता है। तो अब देखें, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होंगे, अगर 4 से कम ज्यादा होंगे तो कोई ना कोई चार्जेस आएंगे या उसमें कोई चीज आपने गलत जो है वो इंटरप्रेट की होगी। अगर हम इस नाइट्रो में देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के बॉन्ड्स जो है वो डिस्टर्ब है। ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए थे, 1 है। नाइट्रोजन के 3 होने चाहिए थे, 4 है। इसीलिए फिर इनके ऊपर ये चार्जेस आए हैं। और ये चार्जेस भी ऐसे नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से किसी पे पॉजिटिव लगा दें, किसी पे नेगेटिव लगा दें। इंशाल्लाह फर्दर जैसे जैसे हम लोग इसको रिएक्शन के हवाले से देखते जाएंगे तो मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि किस एटम के ऊपर पॉजिटिव कब आता है और नेगेटिव कब आता है। आप देखेंगे कि कार्बन के ऊपर कभी पॉजिटिव आ जाएगा और कभी उसी कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर आप लोग उस चीज में कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर इस पर पॉजिटिव कैसे आ गया और वही कार्बन जो है वो फर्दर आगे चलकर किसी और रिएक्शन में वो नेगेटिव हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जहन में रखें और एक एक चीज़ क्लियर करें। अगर आप अपनी चीज़ें इसमें क्लियर नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, ख़ास तौर पे मेरे जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्रमोट हो गए हैं, कि सर ने कल भी कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये होता है वो होता है। देखें, ये डराने वाली बात नहीं है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखो, जो केमिस्ट्री आप पहले पढ़कर आए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उसमें आप लोग याद कर लेते हैं और डेफिनेशंस हो गई, तो याद करने से गुजारा हो गया। लेकिन जो जब जब यहाँ पर आते हैं तो सेकंड ईयर में बच्चा सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आके। तो फिर मैं पहले दिन से उनका माइंड बनाता हूँ कि भाई देखो, अगर तो आप लोगों ने इसको नॉर्मल केमिस्ट्री की तरह लेकर चला तो फिर आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे। और फिर वही होगा जब आपके एग्जाम नज़दीक आ जाएंगे और आप बैठे होंगे कि जी याद करने से तो ये हो नहीं रहा और कॉन्सेप्ट अब हम बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं पहले दिन से बच्चों को कहता हूँ कि देखें, ये वो वाहिद केमिस्ट्री है जिसमें आप पहले दिन से मेहनत करेंगे। ये इस तरह की केमिस्ट्री नहीं है कि आखिरी 1 हफ्ते में या 1 महीने में आप जो है वो याद करके और नंबर ले लेंगे। क्योंकि मिनिमम भी मैं ये कहूँगा कि 400-500 रिएक्शंस होंगे आपके कोर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब वो याद तो आप कर नहीं सकते क्योंकि सवाल पूछने का एंगल भी बदल जाता है। अब जिस तरह से हमारी बुक में लिखा होता है उस तरह से सवाल भी नहीं पूछा जाता। उसको अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दिया तो फिर बच्चों के लिए मसला हो जाता है।
तो इसलिए बच्चे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन अपने माइंड को प्रिपेयर करके पहले दिन से कि क्योंकि हम लोग थोड़ा-सा एक डिफरेंट वे में चल रहे हैं या हमारे लिए एक नई चीज़ आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोगों ने 10th में भी देखा होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं वो बच्चों को टफ लगते हैं। तो इसलिए अपना वहाँ पर तो 2 चैप्टर्स थे और यहाँ पर तो आपको कोई 6-7 चैप्टर पढ़ने हैं। तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मेंटली जो है वो अपने आप को प्रिपेयर रखें। अच्छा जी, नाइट्रो अल्केन्स के अलावा हमारे पास एक बड़ी मशहूर क्लास है, उसको हम कहते हैं हैलो अल्केन, या इनका एक और नाम होता है अल्काइल हैलाइड्स। इंशाल्लाह फर्दर जो है वो नॉमेनक्लेचर्स के भी टॉपिक्स आएंगे। यही सारी चीज़ें हमने दोबारा बड़ी डिटेल में डिस्कस करनी है। यहाँ पर तो हम लोग सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम या उनके फार्मूलाज और इस हवाले से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन याद रखते हैं। हेलो का मतलब होता है हेलोजिन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और हेलोजिन को शो करते हैं एक्स से, तो ये बन जाता है हेलो अल्केन्स या अल्काइल हैलाइड। इसके ऊपर भी आगे चलकर आप लोग पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह इसका नोमेनक्लेचर भी आएगा, इसके रिएक्शंस भी आएंगे, प्रिपरेशन भी आएगी, तो फिर इंशाल्लाह हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा जी हमारे पास एक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है जो डायरेक्टली अटैच होती है आर के साथ, उसे कहते हैं थायोल्स। जैसे अल्कोहल होता है ना OH के साथ, वैसे ही थायोल होता है SH के साथ। अल्कोहल आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ऑक्सीजन अगर हटा के आप सल्फर लगा देंगे तो वो अल्कोहल से थायोल बन जाएगा। इसकी भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमारी बुक में दी हुई है आगे चलकर फर्दर चैप्टर्स के अंदर। और इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल्स, RCN। अब CN के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बड़ी जरूरी है, द डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइल एंड सायानाइड। याद रखें, सायानाइड जो होता है ये इनऑर्गेनिक होता है, जो नाइट्राइल होता है ये ऑर्गेनिक होता है। होता सेम है CN, यानी अगर मैं NaCN लिखता हूं ना, अब ये जो CN है और ये CN, ये दोनों सेम है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला CN और नीचे वाला CN एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों जो है वो सेम है। लेकिन यहाँ पर CN जो है वो आगे अटैच है R के साथ, ये R है ऑर्गेनिक इन नेचर। अगर आप CN को R के साथ अटैच कर देंगे तो फिर ये नाइट्राइल कहलाएगा, और अगर आप CN को अटैच करवा देंगे किसी इनऑर्गेनिक चीज के साथ, यानी कार्बन के अलावा कोई और चीज है, आप हाइड्रोजन भी कर सकते हैं। यहाँ पे HCN आपने सुना होगा, हाइड्रोजन साइनाइड इसको बोलते हैं, सोडियम सोडियम साइनाइड। तो ये बन जाता है इनऑर्गेनिक, क्योंकि अब यहाँ पर सोडियम जो है ये ऑर्गेनिक पार्ट नहीं है, तो अब इसको नाइट्राइल नहीं कहेंगे, अब इसको साइनाइड कहेंगे। तो ये भी एक बड़ी जो है वो टर्मिनोलॉजी के अंदर समझने वाली चीज है कि नाइट्राइल और साइनाइड में ये थोड़ा सा फर्क होता है। अब हम चलते हैं कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ जिनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो R से डायरेक्टली अटैच उस तरह से नहीं होता, उसमें एक नई चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। याद रखें, C डबल बॉन्ड O, ये जो कार्बन है ना इसको कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। अब कार्बोनाइल कार्बन वाले भी बेतहाशा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स मिलते हैं, जिसमें बड़ा मशहूर है एक एल्डिहाइड। इसमें क्या होता है देखें, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये वाला जो इसका पार्ट है ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसको यूं भी लिखा जाता है RCHO, एल्डिहाइड्स को CHO लिखा जाता है अक्सर। तो ये अब देखें हमारे पास ये दरमियान में कार्बोनाइल कार्बन आ गया ना R के साथ, इसका मैं जिक्र कर रहा था कि
इस कार्बन को कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें ये कार्बोनाइल कार्बन आता है। इसी तरह एक होता है कीटोन। इसमें क्या होता है कि जिस तरह एल्डिहाइड में क्या था कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ H था, तो अगर आप दोबारा यहाँ पे R लगा देंगे तो ये बन जाएगा कीटोन। इसी तरह हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या हुआ कि कार्बोनाइल कार्बन के साथ आगे OH आ गया, यहाँ पर H था, फिर R, फिर OH। अब देखें यही चीज आपने याद करनी है। अगर आप ये चीज याद कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, हाथ से इसको लिख लेंगे, 2-3 इसके पहले पहले जो मेंबर्स हैं उनके नाम याद कर लेंगे, तो आगे चलकर आप लोगों को इसकी बहुत ज्यादा आसानी होगी। वरना बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर देखें अब ये याद करना पड़ेगा, मुश्किल लगता है। देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि एट द एंड ऑफ ईयर हम इसको कर लेंगे जिस तरह हम बाकी केमिस्ट्री को करते आए हैं, तो फिर आपको मैं वार्न कर रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। इसी तरह एक बड़ा मशहूर फंक्शनल ग्रुप होता है एस्टर। ये भी जिस तरह OH था ना, OH की जगह मैं H को रिमूव करके R लगा दूं तो ये बन जाता है एस्टर। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास जो फेमस हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनमें एक और है जिसकी डिटेल भी हमारी बुक में दी गई है, उसे कहते हैं एनहाइड्राइड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखें अगर मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ H लगा दूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर R लगा दूं तो एस्टर, और अगर दोबारा से मैं कार्बोनाइल कार्बन लगा दूं और R, यानी मैंने ये वाली जो चीज थी ये दोबारा उठाकर यहाँ लगा दी, तो ये बन जाता है एनहाइड्राइड। इसी तरह एक होता है एसिड एमाइड। सिर्फ एमाइड भी इसको बोलते हैं। देखें H लगा दूंगा तो एल्डिहाइड, R लगा दूंगा तो कीटोन, OH लगा दूंगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर OR लगा दूंगा तो एस्टर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे NH2 लगा दूं तो ये बन जाता है एमाइड। ठीक है, जिस तरह RNH2 एमाइन था, आपने इसी तरह का एक फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट R के साथ देखा था। अगर मैं इस NH2 को डायरेक्ट R के साथ लगा दूं तो ये बन जाता है एमाइन। लेकिन अगर मैं इससे पहले कार्बोनाइल कार्बन लगा देता हूं तो फिर ये बन जाता है एमाइड। इसको एसिड एमाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। आगे चलकर आप देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में जब आप उसका OH रिमूव करके NH2 लगाते हैं तो फिर ये बनता है, तो इसलिए इसको एसिड डेरिवेटिव्स कहा जाता है। तो इसके साथ अक्सर हम एसिड एमाइड भी इसको लिखते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप्स थे, ये आप लोगों ने याद करने हैं, इनके फार्मूलाज, इनके नाम, और इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस तरह आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड हैं। डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो अल्कीन के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रिपल बॉन्ड है जो अल्काइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारी बुक में टेबल बना हुआ है, जो मैंने आपको करवाए हैं ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और 90% चांसेस हैं कि ये बोर्ड में आएगा। और आपके जो वाइस प्रिंसिपल साहब हैं जाहिर जावेद साहब, उनको ये क्वेश्चन बहुत पसंद है। ठीक है, तो जब भी पेपर बनेगा उन्होंने अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन दिया तो वो ये क्वेश्चन लाजमी देंगे। और वो क्वेश्चन क्या है जी? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हम कहते हैं
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जब डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं तो ये होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो ये होती है, द सीरीज ऑफ कंपाउंड having same functional group in which adjacent members are differs by CH2 group। देखिए आपने एक चीज नोट की होगी, जिस तरह अल्कोहल्स हैं। अब अल्कोहल में जो पहला मेंबर होता है वो होता है CH3OH। अगर मैं इससे नेक्स्ट मेंबर बनाना चाहता हूँ ना इसका, तो मुझे एक CH2 का इजाफा करना पड़ेगा, CH3CH2OH। अब ये एडजेसेंट मेंबर्स है, यानी पहले एक कार्बन वाला था, उससे अगर आगे होगा वो दो कार्बन वाला होगा, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाएंगे, यानी नेक्स्ट। एडजेसेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ करीब करीब होते हैं। अगर मैं इससे नेक्स्ट जो है वो मेंबर बनाना चाहता हूं, तो मैं इसके अंदर एक CH2 का मजीद इजाफा कर दूंगा। अब ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है। और अगर ये एक दूसरे के एडजेसेंट है तो इन दोनों में फर्क क्या है, एक CH2 का फर्क है। तो होमोलोगस सीरीज क्या होती है कि एक फंक्शनल ग्रुप हम लेते हैं और उसकी एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके बना लेते हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि हर जो नेक्स्ट मेंबर होता है वो अपने प्रीवियस मेंबर से CH2 के डिफरेंस पर होता है। तो इस तरह हमें उसके जो है वो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो हम उसके बना लेते हैं। और होमोलोगस सीरीज के अंदर फायदा क्या होता है या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि होमोलोगस सीरीज का फायदा ये होता है कि जो भी आप होमोलोगस सीरीज बनाते हैं उसके जो तमाम कंपाउंड्स होते हैं उनको बनाने का तरीका सेम होता है। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में एक तरीका पढ़ा होगा अल्कीन्स बनाने का। अल्कीन्स और अल्काइंस के लिए आप लोगों ने डिफरेंट मेथड्स पढ़े होंगे। अल्कीन के लिए आपने एक तरीका पढ़ा होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अब उसमें क्या होता है कि आप अगर दो कार्बन वाली अल्कीन बनाना चाहते हैं तो आप दो कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप तीन कार्बन वाली अल्कीन इस्तेमाल बनाना चाहते हैं तो आपको तीन कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि तरीका तो वही रहा ना, कि बना तो अल्काइल हैलाइड से ही रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसके अंदर एक कार्बन का इजाफा करना है तो आप एक कार्बन उसमें ऐड कर देंगे अपने स्टार्टिंग मटेरियल में, तो आपके पास वो तरीका वही रहेगा, कंडीशन वही रहेंगी, और उस तरह से आप उसके जितने भी आपने वो मेंबर्स बनाने हैं मेजोरिटी जो है वो आप इस तरह से उसकी बना लेते होते हैं। तो होमोलोगस सीरीज के अंदर जो हमारे पास एक सीरीज बनाते हैं हम लोग, उनकी प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होती हैं। जिस तरह अब एक CH2 का इजाफा हो रहा है तो इनकी प्रॉपर्टीज भी इसी तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज होंगी। अगर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। बनाने का तरीका इनको क्या होगा जी, सेम होगा, और हर मेंबर दूसरे से क्या होगा, CH2 के डिफरेंस पर होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी, याद रखें। ये आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पूछी जा सकती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिटेक्शन। इस चैप्टर के अंदर ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होती हैं, तो ये एक नई चीज़ है जिसको हम डिटेक्शन टेस्ट के नाम से कहते हैं। आज मैंने सिर्फ आप लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन का टेस्ट बताना है, और फर्दर आगे इंशाल्लाह जो है वो मजीद जो टेस्ट दिए गए हैं वो अपनी फर्दर क्लासेस में हम देखेंगे। तो आज के हमारे इस टॉपिक में है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखें, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है या नहीं है, ये एक किस्म का ना प्रैक्टिकल है। जैसे मैं आपके सामने ये कंपाउंड रख देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि बताएं जी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो आप कोई केमिकल टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। आप कोई केमिकल टेस्ट करेंगे जिसके बाद आप बताएंगे कि सर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। जिस तरह आप लोगों ने पहले एक टेस्ट पढ़ा होगा, वो 10th क्लास में बेयर टेस्ट, वो डबल बॉन्ड के लिए कि आप ब्रोमीन वाटर डालते हैं अगर, या उसके अंदर अल्कलाइन पोटाशियम
परमैंगनेट का सोल्यूशन डालते हैं, अगर वो पिंक कलर से कलरलेस हो जाए तो आप कहते हैं जी इसमें डबल बॉन्ड है, अगर वो कलरलेस ना हो तो आप कहते हैं जी इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो इस तरह के हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स की डिटेक्शन के लिए। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको पता है मेनली होते ही कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई हमारा जो कंपाउंड है वो वाकई ऑर्गेनिक इन नेचर है या वो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं या नहीं है, तो हम एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या है कि जी फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आप क्या करें, आप उसमें अपना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दें, यानी आपने इस टेस्ट ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया। अब आपने एक काम और करना है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा आप लोगों ने कॉपर ऑक्साइड ये डाल देना है। इसको हम लोग अगर हम देखें तो इसके अंदर एक रबड़ कार्क और एक डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं। ये है जी हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर है हमारे पास कॉपर सल्फेट। देखिए इस तरह का हमें एक ऑपरेटर सेट करना पड़ता है कि एक टेस्ट ट्यूब, उसमें आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड और कॉपर ऑक्साइड को डाल के उसके अंदर एक ट्यूब लगा देनी है और वो ट्यूब दो जगहों पर अटैच होगी। एक तो उसके रास्ते में कॉपर सल्फेट पड़ा होगा और एक तो वो जाकर ओपन होगी एक सोल्यूशन के अंदर और वो सोल्यूशन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने क्यों रखे हैं। देखिए हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है या नहीं है। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड में डाल के हीट करना है। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कार्बन होगी ना, वो क्या करेगी, वो इस कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कर लेगी। यही कर रहे थे ना हम। देखें इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और कॉपर ऑक्साइड दोनों मौजूद हैं, हीट किया, दोनों ने रिएक्शन कर लिया। दोनों ने रिएक्शन किया तो क्या हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कार्बन थी उसने कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दी। और जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइड्रोजन है वो भी इसी तरह कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके ये बना। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप देख लें कि इस तरह से, यानी हमने क्या किया कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन थी उसको कन्वर्ट कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में और जो हाइड्रोजन थी उसको कन्वर्ट कर दिया वाटर में। लेकिन ये कन्वर्ट कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ कॉपर ऑक्साइड एंड हीटिंग। अब क्या होगा कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करेगा और वाटर भी प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये जो वाटर होगा ये वेपर्स की फॉर्म में होगा, गैस की फॉर्म में होगा। तो दोनों चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड भी और वाटर भी, ये इस ट्यूब से यूं ट्रेवल करते हुए इधर आ जाएंगे। जब वो इधर आएंगे तो यहाँ पर पहले पड़ा हुआ है कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट होता है व्हाइट कलर का, लेकिन जैसे ही इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर टच करेंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जो वाटर होता है वो इस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट .5H2O और इसका कलर होता है ब्लू। यानी क्या हुआ कि आपके अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन होगी तो यहां से वाटर बनेगा और वो वाटर इस कॉपर सल्फेट को व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अगर ये कॉपर सल्फेट व्हाइट से ब्लू में कन्वर्ट ना हो तो इसका मतलब है आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसको व्हाइट से ब्लू करने वाली जो चीज है वो वाटर है। और वाटर कहां से बनता है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कहां से आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब जो कार्बन थी इस कंपाउंड की वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड में। वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कॉपर सल्फेट के साथ कुछ नहीं करेगा, उसका आपस में कोई रिएक्शन नहीं है, वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जी आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो यहाँ से आ रही थी इसके साथ वो रिएक्ट करके मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले ये ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, इसका मिल्की कलर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड आकर मिलेगी तो ये मिल्की हो जाएगा। अगर ये मिल्की हो जाएगा तो इसका मतलब है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आई है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई है, वो आपके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन के साथ आई है जिसको आपने
रिएक्ट करवा के कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया था। तो इससे रिलेटेड हमारी बुक में वो सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बड़ा बेसिक सा टेस्ट है। आगे इंशाल्लाह हम फर्दर टेस्ट भी पढ़ेंगे और फिर ये चैप्टर तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। ये छोटा सा चैप्टर था, मैंने आपसे कहा था, लेकिन अभी हम इसमें क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि सर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मज़ीद कोई बेसिक्स समझनी है या लेक्चर चाहिए तो इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे। जब तक आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बेसिक क्लियर नहीं होंगे, फार्मूलाज याद नहीं होंगे, फंक्शनल ग्रुप्स याद नहीं होंगे, तब तक आप आगे मूव नहीं कर सकते। क्योंकि इससे आगे हमने क्या करना है, अब हमने इनके रिएक्शंस पढ़ने हैं। यही फंक्शनल ग्रुप्स होंगे और इनके पूरे पूरे रिएक्शंस होंगे, मैकेनिज्म्स होंगे। तो फिर आपको अगर पहले बेसिक पता होगी तो फिर आप उसको समझ सकेंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।